जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। समझ है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि माल्या जी के द्वारा रचित कहानी है। उनका कहानी एक निबंध है, अपना व्यक्तिगत देखिएगा। जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पूर्व पहले हम लोग दलित जूठन पढ़े हुए थे, कैसे एक दलित जाति के साथ किस तरह के बर्ताव किया जा रहा है, समझ है ना। उसे कक्षा में भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है उस तरह की बात, और कैसे वे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, समझ है ना। तो आइए, उससे ये तो था। उससे पहले आप नहीं देखे हैं तो उसका सेपरेट सबका प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मल्य जी के बारे में हम लोग संक्षेप परिचय को थोड़ा सा जानते हैं। मल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। डेट जो है ना कि मतलब इसका घोषित तो नहीं किया गया है कि हाँ इसी दिनांक को हुआ था। निधन 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। जन्म स्थान महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। मल्य जी का मूल नाम क्या था भैया, ये प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। शिक्षा क्या हुआ है, एमए अंग्रेजी से किए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। समझ है ना, अंग्रेजी से एमए किए हुए हैं, लेकिन हिंदी में भी प्रवीण रहे हुए हैं। समझ है ना, समझ है ना। और इनको विशेष अभिरुचि था ड्राइंग और स्केचिंग में। संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि था इनका, समझ है ना। ये कृषि मंत्रालय भी रहे हुए हैं भारत सरकार के, समझ है ना। तो ये हुआ मल्य जी के बारे में। ये देखिए मल्य जी के बारे में विजय कुमार जी क्या लिखते हैं, थोड़ा उनको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मल्य अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मल्यज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी है इनको, तो समझते। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। 16 वर्ष से ही अपना डायरी लेखन का कार्यक्रम करने लगे थे। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली, समझ ना। अर्थात 47 साल तक जीवन के में 32 साल तक मल्यज ने डायरी लिखी, समझ ना। 47 साल के जीवन में 32 साल तक डायरी लिखी है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मल्यज के समय की उथल पुथल और उनकी निजी जीवन की तकलीफों बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं, समझ ना। विजय कुमार जी का ये कहना है, समझ ना। तो अब आते हैं हम लोग मुख्य केंद्र बिंदु पर, समझ ना। उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। ये डायरी लेखन है भैया, हम सोच रहे थे कि निबंध है, नहीं निबंध नहीं है। तो आइए इससे पहले हम लोग जानते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, समझ है ना। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेर मैं जब चाहूँ चुपके पर रहूँ। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच ये लिखे हुए हैं। चलिए अब देखिए कहाँ से शुरू होता है। रानीखेत, 14 जुलाई 1956। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, समझ रहे ना। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। पेड़ को कि पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सर सब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है।
अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में। समझ है ना। कोहरा है, खूब घाना है और खूब सफ़ेद दृष्टि के विस्तार को बीच बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है। किंतु ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टांगे उस कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है। समझे ना। यह कोने में टिकाकर रखी हुई एसोवुड की छत रह कांपती क्यों है। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखामुख कृतियाँ स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। समझ रहे ना। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। समझ ना। ये डायरी लेखन है, अपने व्यक्तिगत विचार के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने ने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं। पूरे 11 गिनकर जैसे एकादश रुद्र। खामखा ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोख और भड़कीले रंग संवेदनाओं की बड़ी तेजी से उभारते हैं, इन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। मैं सायंता यानी ठंडा अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफ़ेद कोहरा मुझ पे लिपट जाएगा, सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण व भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताबीज में तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जारों के लिए भी चाहिए। समझे ना। अब दूसरा क्या लिखते हैं। पहला थे ये डायरी लेखन था, दूसरा देखिए। 18 जून 1957। समझे ना। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखकर उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब दर्द पर चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था, कितने बेमानी थोथरे भोथरे हो उठे हैं। जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं आ पाई। जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं। और ये बखरेदार प्रश्न है, वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। तीसरा देखिए, ये दूसरा था डायरी और तीसरा देखिए। 4 जुलाई 62 कोसानी से लिखा हुआ है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर
बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कोई नहीं होता, और कुछ नहीं होता, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछ आऊं। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। समझ रहे ना? ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाले मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। अटखेलिया करती हुई हवा कन्फ्यूसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। ये लेखक का समझ है ना, लेखक के डायरी लेखन है, तो अपना एक मतलब अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं ना, किस तरह कैसे हो रहा था, समझ है ना। अब आते हैं चौथा डायरी लेखन में। 5 जुलाई 62, ये भी कौसानी से ही लिखा गया है, समझ है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 4 जुलाई 62 की कौसानी से, लेकिन अभी पढ़ेंगे 5 जुलाई, समझ है ना। लगातार लेखक लिख रहे हैं, समझ है ना। 32 वर्ष तक डायरी लेखन करना एक कोई मामूली बात नहीं थी। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्राय वे और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे, तो बरबस ध्यान खींचा। परिचय पूछा। बलभद्र ठाकुर नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेरजी के यहाँ देखी थी। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्म लगा के मूड में उतर आए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ। किस बड़े ओहदेदार और व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा। फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था, क्योंकि भूख लग आई थी, समझ है ना। अतः विदा ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया है और उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा। उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। समझ ना, ये मतलब डायरी लेखन है, तो अपना अनुभव ही बताया जा रहा है ना। क्या हुआ उस दिन, कैसे रहा दिन भर का दिनचर्या, तो इसका ही वर्णन है ना। अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमानवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला, समझ है ना। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा।
समझ रहे ना। तो लेखक कहीं गए हुए हैं तो वहाँ पर लग रहा है कि उनको किसी एक परिवार से ऐसे मिले कि वहाँ पर उनका बहुत ही आदर सत्कार हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि उनको इस बात की खामी खल रही है कि इतना दिन यहाँ रहने के बावजूद मैं इन ऐसे परिवारों से क्यों नहीं मिला। समझ है ना। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयों और बुराइयों दिख जाए। समझ है ना। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगी, ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। समझ है ना। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे। अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसलिए वह अखरता नहीं, पर यह नहीं अखरना किसी अंतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चल रहा है। बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। समझे ना। तो लेखक का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। चलिए 5वां हम लोग प्रवेश करते हैं। ये भी 8 जुलाई 62 में लिखा गया, ये भी कौसानी से ही लिखा गया है। कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। 6ठा में चलते हैं। दिल्ली के ये लिखा हुआ है, दिल्ली से लिखा हुआ है 30 अगस्त 76 में। सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काट कर ग्राहक को चखाती। समझे ना। इतना कमजोर थी कि मतलब ये चाकू से सेब काट कर ग्राहक को ना खिला सकती, चखाती टेस्ट करने के लिए। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म में मैं पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग झौराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। समझे ना। अब चलिए 7वां नंबर। 10 मई 78 के दौरान लिखी ये डायरी लेखन है। आदमी अर्थार्थ को जीता ही नहीं, अर्थार्थ को रचता भी है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है। इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंधा गया हूँ, और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ अर्थार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है, और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की
विशिष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार में संप्रवृत्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता है, भोगा जाता संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। समझ है ना। अब चलिए 8 नंबर में हम लोग आ गए। क्रम संख्या 8 में प्रवेश कर चुके हैं। यात्रीगण ध्यान दें। समझ है ना विद्यार्थीगण। 11 जून 78 में लिखी हुई है, डायरी लेखन है, लेखक के अनुभव। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं। यह अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। समझे ना। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं, वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने पृष्ठभूटन का आदि स्रोत। चलिए अब 9 नंबर में चलते हैं। 20 जून 78। सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। समझे ना। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, एक पल पल की धुकधुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में। समझे ना। बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। 10 नंबर में आते हैं। 9 दिसंबर 78। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती। ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में, वही रचना है। शेष सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव है। रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुगबुगाता है। समझ ना। जंगले से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहाड़ की हवा, शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है।
चलिए 20 जुलाई में हम लोग 11 नंबर में अब आते हैं, समझ है ना। 20 जुलाई 80, समझ है ना। 20 जुलाई 80। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का। जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं इसे कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा। इस डर की वजह से कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का यह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देरी होती है, जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं समय बीतते जाने का एहसास नसों में धर धर की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर न देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। समझ है ना, ये अपना व्यक्तिगत विचार है। मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। समझ ना। ये 12 नंबर आप हम लोग पढ़ते हैं। 3 मार्च 81, समझ है ना। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविषा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। समझ है ना। अब देखिए शब्दार्थ में हम लोग आते हैं शब्द निधि में, तो यहीं पर समाप्त हुआ है। समझ है ना। ये डायरी लेखन थी, लेखक की अपने व्यक्तिगत विचार अनुभव। सरसब्ज हरा भरा, हरितभा हरी चमक, अस्फुट दबी दबी पूरी तरह प्रकट नहीं, एसोवुड आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी, जर्द पीला चिलक सूख कर फटने की आवाज या स्थिति, पृष्ठून खिलना आदि स्रोत, मूल स्रोत, संप्रयुक्ति जुड़ाव, संपर्क से बना शब्द, बारजे गैलरी, ताप, उत्साह, बेजार, परेशान, बदहाल। समझ। तो यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।